शिखर सम्मेलन 2019 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 7 बजने वाले हैं और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से खास मेहमानों के आने का सिलसिला हमारे इस खास शो में जारी है। और अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि 13 का जो आंकड़ा है उससे उनका एक खास रिश्ता है। 13 के आंकड़े से खास रिश्ता यह कि 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद जीवन और समाज को लेकर एक बेहद अलग नजरिया उन्होंने हासिल किया, जिसकी वजह से 13 साल से ज्यादा समय तक हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें प्यार से लोग मामा कहकर भी बुलाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं अनुराग जी? कैसे हैं आप? एकदम ठीक। बड़ी लंबी यात्रा करके आप आ रहे हैं जबलपुर से और बड़ा थका देने वाला शेड्यूल चल रहा है आपका। जीवन ही एक यात्रा है, मामा कभी थकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है तो वही मुद्दा है सर, वहीं से बात शुरू करते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत सुलझे हुए उत्तर देते हैं, आप घुमाते नहीं है, उलझाते नहीं है, कि इस संकल्प पत्र में आधार जो है वो राष्ट्रवाद को रखा गया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाले अब इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि राष्ट्रवाद ही अब उनकी नैया पार लगाएगा? सवाल नैया पार का नहीं है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की है। और जब हम शक्तिशाली भारत के निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए अहम है। कई वर्षों तक हमने सहा है। पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करके आतंकवादी आते थे, मारते थे, कई बार वापस चले जाते थे और तत्कालीन सरकारें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान के बालाकोट जैसी जगह हो, कहीं प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। लेकिन अब वो दिन लद गए। देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए प्रधानमंत्री ने हमारे कह दिया, मोदी जी ने, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यह बात केवल प्रधानमंत्री जी के दिल की बात नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के दिल की बात नहीं है, ये 130 करोड़ भारतवासियों के दिल की बात है कि भारत अब जिएगा तो शान से जिएगा, स्वाभिमान से जिएगा, सम्मान से जिएगा। और इसलिए राष्ट्रवाद तो मुद्दा है हमारे लिए, लेकिन केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। आपने बेहतर कहा कि राष्ट्रवाद केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन आन बान और शान के जो उदाहरण आप दे रहे हैं, मसलन पुरानी सरकारों से तुलनात्मक अध्ययन करके आपने जो ये बताया कि भाई पहले आतंकी घटनाएं होती थी, आतंकवादी मारकर चले जाते थे, कोई एक्शन नहीं होता था। आपके उसी एक्शन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, यानी पुलवामा हमला हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सब सवालों के घेरे में है और विपक्ष ने बाकायदा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आपको लगता है कि बार बार इस सवाल का जवाब अगर मांगा जा रहा है तो यह एक जनता का भी सवाल है, केवल विपक्ष का नहीं? जो लगातार सत्ता में बने रहने के बावजूद भी अकर्मण्य रहे, कभी बड़े फैसले नहीं किए, आज तकलीफ होती है सोच के कि वो हमारे सेना के जवानों की शहादत पर भी सवाल उठाते हैं। वो अगर हमारे सेना शौर्य का प्रदर्शन करती है तो उस पर जवाब मांगते हैं। मैं नहीं कहता, सारा हिंदुस्तान कहता है। एयर स्ट्राइक का कदम एक स्वाभिमानी भारत का कदम था, सारे देश का सिर ऊंचा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के मुझे कहते हुए, मैं ऐसी भाषा बोलने का आदी नहीं हूं, लेकिन मन में कष्ट और तकलीफ होता है और उनके सोच पर सचमुच में लज्जा भी आती है। वो कहते हैं ये तो एक एक्सीडेंट था, एक कहते हैं कि वो तो फिक्सिंग थी। अब पूरे देश को आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के इन सवालों से जनता और नाराज है। सचमुच में वो वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है।
घोषणा पत्र की हम बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र की। इस बार के संकल्प पत्र में 35 और 370 को लेकर के भी स्पष्ट है कि वो हटाया जाएगा, और राम मंदिर को लेकर के लिखा हुआ है कि सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। 2014 के संकल्प पत्र में सर्वसम्मति नहीं था, यह कहा था कि राम मंदिर बनाया जाएगा। तो अब मसला यह है कि क्या 2024 में जो संकल्प पत्र आएगा उसमें 370 और 35 को लेकर के भी यही लिखा जाएगा कि अब सर्वसम्मति से होगा ये काम, ये हो जाएगा? देखिए, दोनों मुद्दों पर जहां तक राम का सवाल है, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम भारत की पहचान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो टेंट में है। मैं नहीं कहता, दुर्भाग्य ये है कि वो टेंट में है। मैं नहीं कहता, करोड़ों करोड़ देशवासी कहते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में इसका समाधान खोजकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, और हम पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए। और जहां तक धारा 370 और 35A का सवाल है, उस मामले में भी हमारी नीति स्पष्ट है। आप जानते हैं कि उसके लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए, एक निश्चित संख्या चाहिए। हम निश्चित तौर पर उसको करके दिखाएंगे। संकल्प पत्र में किसानों के 6,000 रुपए को लेकर के भी एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। पहले जो दायरा था अब वो दायरा नहीं रहा, अब हर किसान को 6,000 रुपए देने की इसमें बात कही गई है। मेरा पहला सवाल यह है कि जो सक्षम किसान हैं, जो संपन्न किसान हैं, उनको 6,000 रुपए देने का प्रावधान किस तरीके से हितकर है? और उनको जो 6,000 रुपए दिया जाएगा, क्या वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं होगा? देखिए, क्या ये योजना जो राहुल गांधी की योजना है, जो कांग्रेस की योजना है, न्याय योजना, उसकी काट करने के चक्कर में, जल्दबाजी में आप लोगों ने इस तरीके का काम? देखिए, कांग्रेस जो कहती है कभी करती नहीं है। मैं उदाहरण सहित आपको बताता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़ी ताकत के साथ कहा 10 दिन में कर्जा माफ, 10 दिन में। और 10 दिन में अगर कर्जा माफ हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 110 दिन हो गए, कर्जा माफ नहीं हुआ है। अब तक 11 मुख्यमंत्री बदल देने चाहिए थे। राजीव गांधी इस देश के सबसे झुटेले नेता हैं, झूठ बोलने वाले नेता है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्ज माफ 2 घंटे में कर दिया, और उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो किसानों को मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज में ये लिख रहे हैं कि चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है और इसलिए अभी आपका कर्ज माफ नहीं किया जा सकता, चुनाव के बाद आपका कर्ज माफ किया जाएगा। एक कहता है 2 घंटे में कर्ज माफ कर दिए, दूसरा कहता है चुनाव के बाद माफ कर दिया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा, बजट प्रावधान 5,000 करोड़ का, बैंकों को वो दिया 1,300 करोड़। पैसा ना धेला सूरज कुंड का मेला। कर्जा माफ की बात करते हैं, कहीं कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्हें कहा था 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक नहीं दिया। इनका नौजवानों को नए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, और रोजगार भी खूब ढूंढ के लाए। ढोर चराओ, बैंड बजाओ, हम इनका कल कहोगे बिच्छू पकड़वाओ, बंदर नचवाओ, ये तो रोजगार की बात कर रहे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने कभी देखा नहीं है। वो जो कहते हैं कभी करते नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। और इसलिए केवल एक फैसला नहीं है 6,000 रुपए का, एक नहीं अनेकों फैसले। आप देखेंगे पिछले वर्ष 1.5 गुना ज्यादा जो मोटे अनाज हैं उनका भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक कदम नहीं, ऐसे अनेकों कदम किसानों के हित में उठाए गए। उसमें से एक कदम यह था कि इनपुट के लिए, खाद और बीज के लिए कुछ राशि और किसानों को दी जाए, क्योंकि खेती आज फायदे का धंधा नहीं है, घाटे का सौदा है। और आप जानते हैं 65% से ज्यादा आबादी केवल खेती पर निर्भर करती है, इसलिए किसान परेशान ना हो यह जरूरी था। इसलिए एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी लेके आए, अब उसका विस्तार करेंगे। आप उस शख्स को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं जो 5 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है और कहते हैं कि भाई 5 साल तो बहुत कम है, अभी से क्या हिसाब लेना, 60 साल वर्सेस 5 साल, अभी और समय दीजिए। और आप खुद मध्य प्रदेश सरकार के 110 दिन पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्हें भी तो वक्त मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता? जिसने गिनती करके कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा, उससे सवाल नहीं पूछेंगे। यह वादा उनने किया है, एक ने कई सभाओं में किया है, तो सवाल पूछे जाएंगे। यही तो सवाल मोदी सरकार से भी पूछे जा रहे हैं कि 15 लाख का क्या हुआ, देखिए रोजगारों का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड
पूरी तरह से जनता के सामने है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का वचन निभाया है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ाया है। अगर उपलब्धियों का जिक्र करूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। आज आप जानते हैं कि फ्रांस के बाद हम 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हर क्षेत्र में काम हुए हैं। एक तरफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, सड़कों का निर्माण देख लें, केवल सड़कों का सवाल नहीं है, रेल की पटरियों का निर्माण का मामला देख लें, आप एयर कनेक्टिविटी देख लें, आप पोर्ट कनेक्टिविटी देख लें, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे जबरदस्त काम हुआ है। जन कल्याण की दृष्टि से आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, हर घर बिजली की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, आम आदमी बीमा योजना हो, मेक इन इंडिया हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, कितने काम है। 129 तो अमित शाह भी पिछले दिनों गिना चुके हैं, लेकिन इसी मंच से कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है कि अपनी बीजेपी की योजना कोई नहीं है, कांग्रेस की ही योजनाओं को नाम बदल के आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनके सोच को मैं क्या कहूं। अगर कुछ होता है तो कांग्रेस का, और गड़बड़ होता है तो कहते हैं हम जवाबदार नहीं। आपने तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की, राहुल गांधी तो कह चुके हम 3 कर चुके, हमने किसी को बताया नहीं। अब उनके समय प्रधानमंत्री थे, वो कुछ बताने की स्थिति में इसलिए नहीं रहते थे कि राहुल बाबा कैसे कागज फाड़ के अपने प्रधानमंत्री को अपमानित करते थे, सारी देश और दुनिया ने देखा है। आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जबलपुर से अभी आ रहे हैं, मैं आपको फिर वापस मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। कमलनाथ जी के करीबियों पे बहुत छापे पड़वा रहे हैं आप। मेरा सवाल यह कि इतनी जल्दी क्या है दोबारा मुख्यमंत्री बनने की? अब बताइए, इनकम टैक्स वाले छापा माने और दोषी हमें ठहराया जाए। कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का। अब ये कैसा बदलाव है? 3 महीना हुए मित्रों, 3 महीना, और 3 महीने में ही मध्य प्रदेश में लैंड ऑर्डर के अर्थ बदल गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, लेकिन लैंड ऑर्डर का मतलब कानून और व्यवस्था नहीं है। पैसे ला, ऑर्डर ले जा, लैंड ऑर्डर। हजारों तबादले कर दिए गए, सारे के सारे बदल डालूंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बिना लिए दिए कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में देखिए, गली कूचे में चारों तरफ ये चर्चा थी, वक्त है बदलाव की बात कही, और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। कैसा वक्त है बदलाव का? रोज 6 हत्याएं रोज मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। काय का बदलाव? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों ने कहीं सवाल उठाया कि ये तो भाजपा ने करवा दिया, तो क्या जो पैसे निकल रहे हैं, देखिए नगद राशि बरामद हो रही है, धन संपत्ति के जखीरे निकल रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं भाजपा करवा रही। कोई भाजपा नोट रखवाने गई थी क्या वहां? ये कहा गया है टाइमिंग को लेकर के कि चुनाव से पहले इस तरीके की कार्रवाई अगर की गई है। अरे पाप का कोई टाइम होता है क्या? चुनाव के समय कुछ भी करने दो, इसका कोई टाइम तो होता है क्या? वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब कितने आए कितने नहीं आए वो जनता तय करेगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, मामा जी की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, तो उनके बुरे दिन कैसे आ गए? कहां चूक रह गई? क्या भूल हो गई? देखिए, जीते नहीं, ये बात सही है। हम नहीं जीते तो जीते वो भी नहीं है। सरकार बनी है लेकिन लंगड़ी है, पूरे बहुमत की सरकार नहीं है। अरे एक वोट से कोई जीतता है तो आप कहते हैं जीत होती है, हार हार होती है। जीते तो हैं, भले कम मार्जिन से जीते, जीत तो जीत है ना सर। देखिए, मध्य प्रदेश के रिजल्ट आप ये देखिए, वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, सीट कांग्रेस को ज्यादा मिल गई। लोकसभा में देखें तो 17 सीटों पे हम आगे, 12 पे वो आगे है। लेकिन सच में ये बात सच है कि हम सफल नहीं हुए। अब मैं जनता के बीच जाता हूं, अभी भी अब जनता के बीच जहां जाता हूं, लोग इकट्ठे होते हैं, मंच लगाते हैं और कहते हैं मामा आओ भाषण दो। मैं कहता हूं हरवा दिया, अब काहे का भाषण? तो कहते हैं मामा गलती हो गई, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे, अब मैं ब्याज के लोकसभा में निकाल देंगे। मैं पूछता हूं हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? बोले 2 लाख के चक्कर में आ गए थे, अब लोकसभा में मैं ब्याज के निकाल देंगे, चिंता मत करो। लेकिन अब देश को 72,000 के चक्कर में डालने की कोशिश हो रही है। और नीति निर्धारकों से जब यह पूछा गया कि यह पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, राहुल गांधी ने, कि मोदी जी ने जो उद्योगपतियों की जेब में डाला है उनकी जेब से निकलवा के और गरीबों को देंगे। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है।
देख लिया कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में देख लिया, राजस्थान में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया और राहुल जी को भी देख लिया। झूठे वादे करना इनकी फितरत में है, इसलिए अब मध्य प्रदेश वाले भी चक्कर में नहीं आएंगे, दूसरे राज्यों वाले भी चक्कर में नहीं आएंगे। जहां तक पैसे का सवाल है, उनको पता है ना लेना है ना देना है, और इससे भी बड़ी बात है कि ना जीतना है। 2014 में जब कांग्रेस गई थी तब भी आपने ये कहा था कि जनता ने हकीकत को समझ लिया और जनता ने फैसला लिख दिया, लेकिन बावजूद उसके छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ। चलिए मानता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत मार्जिनल विक्ट्री कम रही, बहुत हल्के मार्जिन से वो जीत गए। छत्तीसगढ़ सर, आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी उस यात्रा में व्यवधान तो पैदा हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जो वादे किए, कर्जा माफी का वादा था, छत्तीसगढ़ में धान के 2500 रुपया कुंटल देंगे, सचमुच में उनने भी काम किया है और लोग इस वादे के चक्कर में पड़ गए, वादे के फेर में पड़ गए और इसलिए कांग्रेस को वोट मिला। लेकिन जब वो वादे ऐसे थे जो कभी पूरे हो ही नहीं सकता, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए, ये सपने कभी पूरे होने नहीं थे और इसलिए अब सपना टूट गया। अब लोग सच्चाई देख रहे हैं तो कांग्रेस को कोस रहे हैं और लोकसभा में निकालेंगे, देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को आप कमतर करके आंक रहे हों, क्योंकि इन 3 राज्यों के नतीजों ने यह बताया है कि कांग्रेस गई नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत हुआ नहीं है। और मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला लेकर के तमाम यूपी के शहर, बिहार के शहरों में घूम रहा हूं। लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहा तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, फिर जब हमारे 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, तो एक बार कांग्रेस पर भरोसा करके देख लेते हैं। आखिर 60 साल राज कांग्रेस ने किया है, इतना देश में विकास जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उनका योगदान तो माना ही जाएगा। उनका योगदान बहुत कम है, अभी तो मोदी जी का योगदान है जो विकास आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो केवल विनाश किया था। मैं भी अब तक 11 राज्यों का चुनावी दौरा कर चुका हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, 23 तारीख को आप नोट कर लें, अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेगी। एनडीए के साथ हम 400 तक पहुंचेंगे और फिर से जैसे सूरज से पूरब से सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री बनना तय है। मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन में जब मैं आपसे मिला था और मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यही बीजेपी को लेकर के आपने भरोसा जताया था सर। नहीं, तब नेता थोड़ा गड़बड़ था, शिवराज सिंह चौहान। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मेरा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछा। आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया बहुत कड़वे, बहुत तीखे भी सवाल पूछता है। कुछ लोगों के सवाल हैं, उनके नाम से नाम लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये प्रथम है ट्विटर पर, ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा सरकार सरकारी रोजगार के मुद्दे पर आखिर ज्यादा खुलकर क्यों बोलती है? जिन छात्रों का लक्ष्य ही सरकारी नौकरी पाकर देश के लिए अपनी सेवाएं देना है, वो आखिर कब तक इंतजार में रहेंगे? ऐसी स्थिति हर प्रदेश में है, रेलवे में भी बिल्कुल आखिरी वक्त में नौकरियां निकली। देखिए, सरकारी नौकरी एक निश्चित सीमा तक ही दी जाती है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, यह सच्चाई है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने भी 4 लाख मध्य प्रदेश में दी। जो फंसी पड़ी है उनकी भी बात हो रही है। जब आप सरकार में आए तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री था, 4 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी थी। ये सरकार भी जहां वैकेंसीज है उनको भरने का काम कर रही है। हमने कभी नहीं कहा कि सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, सरकारी नौकरियां देने का क्रम जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों का सृजन करना पड़ेगा, तब हमारी इतनी विशाल जनसंख्या जो है नौजवानों की, उनको हम रोजगार दे पाएंगे और उसके लिए एक नहीं कई कदम उठे हैं। रोजगार की बात आपने इस उत्तर में कई बार की और संतोष कुमार यादव ट्विटर पर यही पूछना चाहते हैं कि जब रोजगार इतना अहम है कि 2014 में भी आपके घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, तो इस 2019 के संकल्प पत्र में रोजगार का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, रोजगार आप देखेंगे, नौजवानों का जो हमारा चैप्टर है, पैरा है जो, उसमें आप देखेंगे अलग अलग रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे, उसके बारे में कई चीजें कही गई है। उनमें से एक ये भी कही गई है कि 50 लाख रुपए तक के रोजगार के लिए, काम धंधा शुरू करने के लिए, उद्योग के लिए सरकार गारंटी देगी
और 50% महिलाओं से, बेटियों से, और 25% बेटों की जो लोन लेंगे उसको वापस करने की गारंटी भी देगी। ऐसे एक नहीं अनेकों चीजें कही गई। ये लक्ष्मीकांत राय हैं, इनका सवाल बड़ा अच्छा है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 2014 के चुनाव के बाद तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, अगर अमित शाह को भी ऐसा करना पड़ा तो क्या शिवराज सिंह जी बीजेपी की कमान संभालने के लिए खुद को तैयार समझते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूं कि जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश तक सीमित है। कहां सर, आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल समझे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये ऐसे सपने मैं नहीं देखता। प्रधानमंत्री मटेरियल केवल एक है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उनके पीछे हम सब खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। वो विलक्षण व्यक्तित्व है, सचमुच में उनका जीवन पारदर्शी प्रामाणिकता से भरा है। पूरे 5 साल में एक दिन जिस व्यक्ति ने अवकाश ना लिया हो, जिसके विकास की अपनी कल्पना हो, अपना विजन हो, अपना सोच हो, जिसने दुनिया का सोच भारत के बारे में बदल दिया, केवल प्रधानमंत्री वही होंगे। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप खुद को कितना सक्षम और तैयार समझते हैं? देखिए, अभी तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, तो सक्षमता के साथ उपाध्यक्ष का काम कर रहा हूं। जवाब दे दिया आपने। करण मल्होत्रा है, ये कह रहे हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का श्रेय सेना को दे रहे हैं तो क्या जो इनकम टैक्स की रेट कमलनाथ जी पर पड़ रही है उसका श्रेय आयकर विभाग को देंगे या वो खुद रखेंगे आप? नहीं, ये तो आयकर विभाग को, मैं कहां हूं भाई, दाल भात में मूसल चंद, मैं कहां रेट में आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुख्ता सूचनाओं के आधार पर कहीं रेट करता है। अब रेट उनको सूचना मिली, कर दी और पता नहीं क्या क्या मिल गया, तो इसमें हमारा क्या दोष? सही बात यह है कि यह सरकार है जिसने तय कर रखा है भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेगी, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेगी। यह संकल्प है इस सरकार का। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट्स अपनी सूचनाओं के आधार पर काम करते हैं, किसी निर्देश पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल विपिन मिश्रा का है। ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपके मध्य प्रदेश का सवाल है और आपसे ये निजी सवाल है कि मालवा की नब्ज पकड़ने में आपसे आखिर क्या गलती हो गई, जबकि प्रदेश के सारे बड़े शहर उसी क्षेत्र में आते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहीं रहते हैं। कांग्रेस को बढ़त मिल गई, शिवराज जी का विकास क्या लोगों को आपके पसंद नहीं आया? देखिए, विकास के मामले में तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आज आप मध्य प्रदेश की जनता से जाके पूछ लीजिए, कहीं भी खड़े होकर पूछ लीजिए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सरकार नहीं बनेगी। उसका अफसोस भी है, 3 महीने में अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग, अलग अलग कारण होंगे जिसके कारण नहीं बना पाए। वैसे तो मैंने शायद एबीपी ने ही मुझसे पूछा था कि कोई 3 कारण बताइए जिसके कारण आप सरकार नहीं बना पाए, तो मैंने कहा पहला शिवराज सिंह चौहान, दूसरा शिवराज सिंह चौहान और तीसरा भी शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जो नेतृत्व होता है जवाबदारी उसी की होती है। जी, अगला सवाल लेता हूं। ये मोहित मित्तल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रहे, जबकि सबसे कड़ी लड़ाई तो वहीं पर है। हमने भी जो सर्वे दिखाया उसमें जो गठबंधन है उसको बढ़त है मुकाबले बीजेपी के। अब अभी तो मेरे कार्यक्रम, कल मैं कर्नाटक में हूं, इसके बाद मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूं, अलग अलग गुजरात भी जा रहा हूं। यूपी कब आ रहे हैं? पार्टी जब भेजेगी तब जाऊंगा। यहां से कार्यक्रम बनते हैं हमारे। यूपी तो मध्य प्रदेश के बहुत करीब है। यूपी अभी तो कई चरण है ना उत्तर प्रदेश में। या योगी जी काफी हैं वहां? योगी जी भी काफी हैं, योगी जी कम नहीं है। और रमन सिंह को आशीर्वाद देके वही आए थे। योगी जी भी काफी है, लेकिन कई नेता जा रहे हैं, जब हमें बुलाया जाएगा जाएंगे। रमन सिंह जी को आशीर्वाद वही देकर आए थे। योगी तो सबको आशीर्वाद देता है। सुधांशु गौर साहब का सवाल है कि 2015 के दौरान खबर आई थी कि शिवराज सिंह को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर इस बार केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनती है, आपको अपने नाम के आगे केंद्रीय मंत्री लिखवाना पसंद होगा या पूर्व सीएम ही बने रहना पसंद करेंगे? शिवराज कभी किसी कुर्सी से चिपका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर मेरा दायरा नहीं है। इस चुनाव में भी बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। सपा, बसपा और निर्दलियों को लेकर सरकार बनाई है उनने। मैं भी सरकार बना सकता था, लेकिन नंबर चूंकि कांग्रेस का ज्यादा था, मैंने एक क्षण की देर नहीं लगाई। मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। मुझे रोकने की कोशिश भी हुई कि गिव अप मत करो, देखते हैं, इनका भी तो बहुमत नहीं है। लेकिन मैंने तय किया कि नैतिकता का तकाजा है, नंबर अगर उनका ज्यादा है तो सरकार वो बनाएंगे। मैं इस पद के लिए जोड़ तोड़ नहीं करूंगा। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं
जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकार बनने वाली सरकार को तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैंने तत्काल छोड़ा और वहां से चल दिया। इसलिए कुर्सी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस स्थिति में है अपनी ड्यूटी बेहतर ढंग से पूरी करना है। पहले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, कलम की ताकत से काम करता था। अब लड़के जनता की सेवा कर रहा हूं। जहां गड़बड़ होती है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शिवराज लड़ता है। और इसलिए मैंने मध्य प्रदेश की जनता से कहा, चिंता मत करना, टाइगर अभी जिंदा है, जरूरत पड़ा तो लड़ूंगा, लड़के भी सेवा करूंगा। जब आप ये कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तो क्या आप कमलनाथ को डराते हैं? मैं डराता किसी को नहीं हूं, मैं सचेत करता हूं, गड़बड़ मत करना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से धमकीनुमा अंदाज में यह बात कहते हैं कि सरकार ज्यादा धमकीनुमा नहीं, दमदारी से कहते हैं। जिसके पास आधार होता है, लड़ने का मादा होता है, सच्चाई जिसके पास होती है, वो तो बोलेगा, तो इसी अंदाज में बोलेगा। अभिषेक साहू का एक सवाल फिर धारा 370 पर आया है। अच्छा सवाल है, मैं ले लेता हूं कि घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की जो बात कही है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने धारा 370 को जारी रखने की बात कही है। आपको इनमें से कौन सा गेम चेंजर लगता है? देखिए, ये मेरे लिए गेम चेंजर का विषय नहीं है। ये भारतीय जनसंघ था जिसने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के मंत्र का उद्घोष किया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर की जेल में। उसके कारण कई तरह की चीजें, जो दो प्रधान वाला मामला था, दो विधान वाला मामला था, निशान वाला मामला था, विधान में कुछ चीजें रह गई, वो समाप्त हो गए थे। लेकिन आज धारा 370 कश्मीर में भारत के पूरी तरह से एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। और इसलिए यह धारा 370 समाप्त होना चाहिए। भारत का नागरिक क्यों, जब भारत का नागरिक तो कश्मीर में जाके क्यों नहीं रह सकता? इसलिए धारा 370 समाप्त होना ही चाहिए। यह कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, और अवसर मिलते ही हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। तो सर, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में रहे आप, सरकार में रहे, उस समय गठबंधन की सरकार बनी, और जब लगा कि सरकार ठीक नहीं तो छोड़ के बाहर आ गए। लेकिन गठबंधन होते ही आलोचनाएं शुरू हो गई थी। आपको खुद समझने में इतना वक्त लग गया कि मैं बेमेल कश्मीर में विकास, कश्मीर में स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए लगा कि जरूरी है कि सरकार बने, इसलिए सरकार में गए थे। जब सरकार में गए और लगा कि उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो सरकार से बाहर आ गए। संजीव यादव में पूछना चाहते हैं कि मामा जी क्या कहेंगे, ये सरकार जो कमलनाथ की आई है 5 साल चलने देंगे पूरी, या कब दोबारा सरकार बना रहे? देखो भाई, मैं तो नहीं गिराऊंगा, मैंने पहले ही कहा, अगर गिराते तो हम बनने ही नहीं देते। लेकिन कांग्रेस में खुद अंतर्विरोध इतने हैं। अभी एक मुख्यमंत्री थोड़ी है मध्य प्रदेश में, 2.5 मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, 2.5। एक जो मुख्यमंत्री कहे जाते हैं कमलनाथ जी, दूसरे सुपर सीएम है जो पीछे से चलाने की कोशिश करते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता, नहीं तो स्नान करना पड़ता है। वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक और है जिनको आधा उत्तर प्रदेश भेज दिया है राहुल गांधी जी ने, आधा मध्य प्रदेश में रहते हैं। अब आपस में ये कब तक चलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम नहीं गिराएंगे, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है वो कब तक चलाएंगे। एक सवाल मैंने जब पूछा और आपने उसका जवाब दिया कि आपकी जो दायरा है वो मध्य प्रदेश तक ही है। हिमांशु पांडे ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि अगर न्योता आया, एनडीए की अगर सरकार आई और मंत्री बनने का न्योता आया, तो क्या स्वीकार होगा आपको? देखिए, मुझे तो संघर्ष स्वीकार है। मुझे लगता है ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में संघर्ष की जरूरत है, तो मुझे ये लालच नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सरकार नहीं बनी तो चलो दिल्ली सांसद का लड़ लो, मंत्री बन जाएंगे। ये भाव मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। पार्टी कोई आदेश देगी तो अलग बात है। पार्टी आदेश देगी तो केंद्र में भी आ जाएंगे। एक सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि मोदी सरकार और उसके मंत्री और उसके प्रवक्ता केवल उन्हीं योजनाओं का बखान करते हैं जिनका वो करना चाहते हैं। मसलन सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब राफेल पर राहुल गांधी बहस करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर अपनी बात कही है, हमारे एक वीडियो, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के वीडियो को रीट्वीट करते हुए, कि मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझसे 1-to-1 करें। तो दिक्कत क्या है सर इसमें? मतलब ना तो राहुल गांधी चुनौती है, ना कहीं कांग्रेस चुनौती है। सवाल चुनौती आप देखिए कांग्रेस बची कितने राज्यों में है, मुकाबले में कहां कहां है, कोई बताए? कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कई राज्यों में तो कांग्रेस मुकाबले में नहीं है आज की तारीख में। बंगाल में मुकाबले में नहीं है, बिहार में मुकाबले में नहीं है, उड़ीसा में मुकाबले में नहीं है,
उत्तर प्रदेश में मुकाबले में नहीं है, सर मध्य तेलंगाना प्रदेश में भी है, नहीं थी, आंध्र प्रदेश में मध्य नहीं है, प्रदेश में भी नहीं थी, मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में हमेशा रही। मध्य प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में होता था। गुजरात में नहीं थी, यहाँ लेकिन पिछले चुनाव में गुजरात के नतीजों में भी कांग्रेस ने अपनी देखिए- उपस्थिति दर्ज कराई है। देखिए इन राज्यों में तो दूसरे तीसरे नंबर पे भी नहीं जिनका मैं नाम ले रहा हूं। कुल मिला के सारी सीटें उठा के देख लीजिए, कांग्रेस सीधे मुकाबले में 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर है ही नहीं। अब जो पार्टी 100 सीटों पर भी मुकाबले में ठीक से नहीं है, वो चुनौती देगी। कौन चुनौती मानेगा उसको? गठबंधन की जिस बात करते हैं, महागठबंधन की, महागठबंधन कहां? गठबंधन ही नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश में कहां है गठबंधन में कांग्रेस? कोई बता दे। अगर गठबंधन कहीं है तो बुआ और बबुआ का है। टीएमसी है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी लड़ रही है, कहां कांग्रेस है? वहां कोई बता दे। उड़ीसा में बीजेपी और नवीन बाबू के बीच लड़ाई है, बीजेडी के बीच, कहां कांग्रेस है? कोई बताए तो। कांग्रेस सचमुच में मुकाबले में आपके अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस, हाँ कुछ राज्यों में बची है, वहां भी अभी देख लिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें। 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस कहीं मुकाबले में है ही नहीं, तो काहे की चुनौती? नहीं, चुनौती क्या, सवालों का जवाब देना चुनौती नहीं है। मतलब सिर्फ कांग्रेस कहीं नहीं है और मोदी का चेहरा देखकर लोग वोट देंगे, तो क्या ये तय हो गया कि सवालों के जवाब न दिए जाएं, बहस से बच लिया जाए? हर एक सवाल का उत्तर दिया जाता है जो सवाल उत्तर देने के लायक हो। लेकिन जिस भाषा का कई बार वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के सवाल उठाते हैं वो बचकाने होते हैं, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं। क्या राफेल पर सवाल उठाना बचकानापन है? राफेल पे कितनी बार, न केवल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे मामले को साफ कर दिया, लेकिन इसके बाद भी रट लगा ली उन्हें, रफेल रफेल रफेल। पहले रफेल पे झूठ बोला, वो झूठ बोलने की आदी है। कभी रफेल पे बोलते हैं, कभी कर्जा माफी पे बोलते हैं, अब गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। ये देखिए, जब चुनाव आता है तो कांग्रेस गरीबी गरीबी खेलती है। एक नहीं, कई वर्षों से कांग्रेस राज कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी रहे। 60 साल से सरकार चला रहे हो, गरीबी हटी नहीं, गरीबी हट गया। और अब चुनाव आए तो फिर गरीबी गरीबी खेलो, गरीबी गरीबी खेलो। झूठ बोलने की आदी है वो। बेशक आप उन पर आरोप लगाएं और आप कहें कि राफेल पर सवाल पूछना बचकानापन है, लेकिन क्या इस देश के युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार सालाना की जो बात हुई थी, उस पर सवाल पूछना भी बचकानापन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और वो रोजगार के अवसर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 2 करोड़ से कम अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है। अगर आप चाहें तो सिलसिलेवार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कितने रोजगार जनरेट हुए होंगे, मुद्रा बैंक से कितने हुए होंगे, अलग अलग जो बाकी योजनाएं बनाई उनसे कितने हुए होंगे। अब रोजगार का मतलब केवल, जब इतना बड़ा सवाल रोजगार पर उठ रहा है तो ये आंकड़े आप लोग जाहिर क्यों नहीं कर देते? ये देख क्यों नहीं करते हैं? भाषणों में भी करते हैं, चर्चा में भी करते हैं। भाषण तो भाषण होते हैं ना सर, चर्चा भी चर्चा होती, चर्चा में भी हम बताते हैं। तो राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं कर लेते एक चर्चा? राहुल गांधी से कौन चर्चा करेगा? वो तो खुद चर्चा के लायक देश उनको नहीं समझता। राकेश सिन्हा इस मंच पर थे और सुबह उन्होंने कहा कि 5 साल जो है वो विकास का बुनियाद तैयार करने में लग गया है। तो क्या बुनियाद तैयार करने के लिए 5 साल चाहिए होती है? इसका एक मैसेज ये भी है कि अभी विकास शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसकी बुनियाद डाली गई है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप चारों तरफ देखिए जिस ढंग से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस से 2.5 गुनी ज्यादा सड़कें रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। आप अगर रेलवे ट्रैक के निर्माण का देखेंगे, कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। 75 के आसपास एयरपोर्ट बन गए, 100 हम और बनाने वाले हैं। पोर्ट का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। हर घर हर गांव बिजली देने का संकल्प पूरा हो चुका है। अगर ऐसे काम देखेंगे तो कितने हैं? आप ये मान रहे हैं कि 2014 में राम भरोसे थे और 2019 में काम भरोसे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये कैसे माना जाएगा कि काम हुआ है? क्योंकि अभी सिर्फ उतना ही काम हुआ है जितना आप बता रहे हैं। काम जनता देखती है। देखिए, बताने से अगर काम नहीं होगा और मैं कहूंगा कि सड़क बन गई, सड़क नहीं बनेगी, कौन मानेगा? नहीं, लेकिन शिवराज अगर जी बनी है तभी लोग मानेंगे। हम तब भी काम के भरोसे थे, क्योंकि सरकार उस समय हमारी 10 साल के बाद बनी थी, तब भी हम काम की बात करते थे। और आज जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने, उस काम के आधार पर फिर जनता के बीच में जा रहे हैं।
उस काम के आधार पर जनता के बीच तो आप भी गए थे मध्य प्रदेश में, और अब मोदी जी को भी जाना है। सवाल यह है कि कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है। आप कितना बड़ा फैक्टर इसको मानते हैं कि अब भाई का साथ देने के लिए बहन भी तैयार है, और बड़े ही सहज लहजे में बिना किसी लाग लपेट के वो जनता से कहती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं कि 5 साल में उन्हें सिर्फ ठगा गया है, वादों के नाम पर, जुमलों के नाम पर। देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रियंका जी को अधिकार है, वो राजनीति करे, लेकिन प्रियंका जी के आने से कोई चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा दिनों रातों रात, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि लोग काम देखते हैं। नहीं, काम देखते जरूर हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं जब उनके जवाब नहीं मिलते तो उस पर एक और हर बड़ा सवाल का उठता जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के पास है और जवाब देते भी है। 15 लाख पर कोई जवाब नहीं मिला। एक बार नहीं, अनेकों बार कहा कि वो कैसी 15 लाख के बारे में एक बार नहीं, अनेकों बार बात की गई। लोग कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आप सत्ता में आए और अब आपने राम को बिसरा दिया, आपने राष्ट्रवाद को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, देश सुरक्षित होना चाहिए, राम और मंदिर तो राष्ट्र बन एक जाएगा। दूसरे से अलग है ही नहीं। राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा कैसे नहीं होगा? आप भी देश के नागरिक हैं, क्या देश की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है? 130 करोड़ जनता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगी। लेकिन इतने असुरक्षित तो नहीं थे कि आपने इतना बड़ा सुरक्षा को मुद्दा बना दिया। क्या यह देश इतना असुरक्षित था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं कहता हूं 130 करोड़ देशवासी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। यह हर एक के दिल में तड़प थी कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी आए, घुसे, मारे और चला जाए, ये कैसे देश सहन करेगा? और इसलिए एयर स्ट्राइक का अगर असर हुआ है देश के जनमानस पे, तो इसलिए हुआ है कि यूपीए की सरकार ये नहीं कर पाई और मोदी जी की सरकार ने ये करके दिखा दिया। नहीं, यूपीए की सरकार में तो 3 एयर स्ट्राइक हुए, साफ तौर पर कहा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से बताया नहीं गया। क्रेडिट लेने की मंशा नहीं थी, इसलिए बताया नहीं गया। मोदी सरकार ने तुरंत उसका क्रेडिट लिया, इसलिए गाना गाना पड़ा। ये साफ तौर पर कहा गया। ये तो बताया गया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया हो। ये तो साफ तौर पर कहा गया। तो बताया क्यों नहीं? बताते और नहीं, वो कहते कि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने नहीं बताया। ये कोई बात होती? कुछ किया नहीं इसलिए हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। चोरी चोरी कर दिया, चुपके चुपके कर दिया, कहीं किसी को हवा नहीं लगी, कहीं किसी को पता नहीं चला, ये कोई बात हुई? नहीं, जाहिर सी बात है कि जब आप विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो मनमोहन सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल उठाए जाते थे। अब मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल उठते हैं कि वो बिना बुलाए चले जाते हैं, बिरयानी खाकर आ जाते हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं। हासिल क्या है? आज एनडीए की विदेश नीति के कारण, मोदी जी की विदेश नीति के कारण सारी दुनिया, लगभग मैं कह रहा हूं, चीन कभी वीटो करता है, लेकिन पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अलग थलग कर दिया गया है। दुनिया आज पाकिस्तान के साथ नहीं है। एयर स्ट्राइक के बाद भी पूरी दुनिया अगर खड़ी रही तो भारत के पीछे खड़ी रही। सवाल यह है कि यह बात आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। लेकिन जब हम नहीं कहते, जमाना कहता है, केवल कांग्रेस वाले नहीं कहते। लेकिन जब मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की बात आती है, चीन पर हमारा जोर नहीं चलता। और इसी बात पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने झूला झुलाया शी जिनपिंग को, लेकिन हासिल क्या हुआ? आज वही शी जिनपिंग अपने वीटो का इस्तेमाल करके अजहर मसूद को बचा ले जाते हैं, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। पहले तो दुनिया में कोई हमारे साथ आते ही नहीं था जनाब। आज वो दिन आया है कि अपवाद छोड़ के दुनिया हमारे साथ खड़ी है, और एयर स्ट्राइक के बाद भी मजबूती के साथ भारत के पीछे लोग खड़े रहे और कहा भारत का ये कदम ठीक था। हम अलग थलग नहीं हुए, पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। यानी कि गिनाने के लिए आज 5 साल के बाद आपको जनता जुड़ी है, इसके लिए यही एक उदाहरण मिलता है कि एयर स्ट्राइक की वजह से जुड़ी है। अरे सड़क के कारण जुड़ी है, बिजली के कारण जुड़ी है, पानी के कारण जुड़ी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण जुड़ी है, उज्ज्वला रसोई गैस योजना के कारण जुड़ी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण जुड़ी है, मेक इन इंडिया के कारण जुड़ी है, स्टार्टअप इंडिया के कारण जुड़ी है, स्टैंड अप इंडिया के कारण जुड़ी है, आम आदमी बीमा योजना के कारण जुड़ी है। कितने काम गिना सकता हूं? आप कहेंगे कि अमित जी भी गिना गए, तो काम किया तो गिनाएंगे भाई। तो फिर विपक्ष इतने सवाल क्यों उठा रहा है? विपक्ष नहीं है इसलिए सवाल। विपक्ष है कहां? कोई मुझे बताए तो, कहां विपक्ष है? कौन सा विपक्ष है? अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ जो पहले पानी पी पी के कोसते थे एक दूसरों को, अब वो हाथ तो मिलाए, दिल उनके नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा केवल 2 सीटें, इसके अलावा तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में कहां विपक्ष है? ममता बनर्जी अलग है, सीपीएम अलग है, कांग्रेस अलग है। महागठबंधन तो छोड़िए, गठबंधन तक ये नहीं बना पाए। आप अलग अलग राज्यों की स्थिति तो देखिए, काय का विपक्ष?
और कहां कांग्रेस है? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को आप कहां देख रहे हैं इस चुनाव में? भोपाल में हारते हुए। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? वो आपसे पहले मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। हमसे पहले रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता? आज जो स्थिति है वो यही है। मैंने उनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस वक्त उनका एक ट्वीट आया 1 घंटे पहले, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, उस पर आपका रिएक्शन लूंगा। भाजपा अब पारस पत्थर हो गया है। कोई भी भ्रष्ट या अपराधी जिसके खिलाफ स्वयं भाजपा है, भाजपा में शामिल होते ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की दिक्कत यह है कि जनाधार बचा नहीं, जनता साथ आती नहीं है, तो खुद को चर्चा में रखने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ट्वीट ऐसे करते हैं कि जिससे वो चर्चा में बने रहें। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। नहीं, लेकिन ये सवाल, ये ट्वीट उन्होंने जो आयकर विभाग की रेड पड़ रही कमलनाथ के करीबियों पर, उसके मुतालिक कही है, ये भी बता दूं आपको मैं। अब ये तो कहीं संगति नहीं बैठ रही, मुझे तो समझ में नहीं आया ये ट्वीट और उसका क्या लेना देना है। लेकिन अगर वो ये कहते, ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं कि भाजपा में आने के बाद सारे पाप धुल गए। आप कई ऐसे लोगों के नाम ले सकते हैं जो कांग्रेस में गए और उनके पाप धुल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह इस बार मैदान में हैं और वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आप इस बात को इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा। आप उन्हें हल्के में क्यों ले रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 23 तारीख को आप देखिएगा, दिग्विजय जी को भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता चुनाव हराएगा और रिजल्ट उस दिन आ जाएंगे। ये जो रेड की हम बात कर रहे हैं कमलनाथ जी के करीबियों पर, तो क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगेंगे आप और इसके लिए दबाव बनाएंगे? देखिए, कल जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड डाली, सीआरपीएफ के जवान वहां थे, मध्य प्रदेश पुलिस वहां भेज दी गई, रोका रोकी टोका टोकी की कोशिश की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। अब ये क्या है? लेकिन बाद में फिर पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। इसको मुद्दा क्यों बनाते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता। अगर कहीं रेड डाली है और संपत्ति के जखीरे निकल रहे हैं तो ये तो उनका काम है। मुद्दा सर रेड को लेकर के नहीं है, मुद्दा टाइमिंग को लेकर है। टाइमिंग का मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में अगर कोई चोरी करे तो करने दें, कोई लूट करे तो करने दें। यह कैसे होगा? अगर सूचनाएं मिलेगी। अब उसके बारे में तो चूंकि मैं अधिकृत नहीं हुआ, अधिकृत रूप से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा कि क्या हुआ, कभी ना कभी बताएगा। लेकिन अगर कोई चीज पकड़ी जाती है, पैसा, संपत्ति, दस्तावेज, नकदी, तो इस पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप क्या करने वाले हैं अब इस पर? नहीं, हम तो कुछ नहीं करने वाले। हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पहले से ही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं, नित नए रिकॉर्ड, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, वर्क्स डिपार्टमेंट जितने ठेकेदारों को बुला बुला के वसूलियां की जा रही है, तो इसके खिलाफ हम आज नहीं, इसके पहले से ही हम आवाज उठा रहे हैं। आप आवाज उठा रहे हैं। जब आप सरकार में थे तो हम भी घंटी बजाओ के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की कई खामियां घंटी बजती रहनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया और यही एक सबसे बड़ी वजह बनी कि मध्य प्रदेश सरकार की घंटी बज गई? पारदर्शी प्रामाणिकता से हमारी सरकार चलती थी, पारदर्शी प्रामाणिकता से। एक आरोप जो लगाया गया कभी सत्य नहीं निकला, इक्का दुक्का जो लगे, और सारी चीजें साफ होती चली गई। तो फिर क्यों कांग्रेस को मौका दिया लोगों ने? नहीं, मैंने बताया, उनने कर्ज माफी की बात की थी, उनने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। मैं कई बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। एक बार जनता आ गई कि चलो कर्ज माफ करेंगे तो एक बार देख लेते हैं। पूरे देश का सिनारियो जब आप देखते हैं और देखते हैं कि मोदी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है, कहीं गठबंधन बन रहा है, लोग मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं जब लोगों में घूमता हूं तो लोग अगर मोदी को पसंद बताते हैं तो वो उनके विकास कार्यों से ज्यादा इस बात को ऊपर रखते हैं कि कोई उन्हें विकल्प नहीं दिखता मोदी का, इसलिए वो मोदी के साथ जा सकते हैं? तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई विकल्प नहीं है इसलिए पसंद मोदी है, विकास कार्यों को तरजीह देने के बजाय लोग इस बात को ज्यादा उठाते हैं? नहीं, दोनों चीज। मोदी क्यों? मोदी जी इसलिए कि विकास के काम भी और जनता का कल्याण भी, सबका साथ और सबका विकास, ये मोदी जी ने किया है।
इसलिए लोग नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। अगर ये नहीं करते तो मोदी जी की बात लोग क्यों करते? लेकिन सही बात यह है कि विकल्पहीनता की स्थिति है। देखिए, सामने जो लोग हैं उनके पास प्रधानमंत्री कौन, इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। अगर किसी विपक्षी दलों की बैठकों में पीछे से जहां नेता आए हों, आप कहो प्रधानमंत्री जी, तो 25 उठ के नमस्कार करने लगेंगे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बताओ, प्रधानमंत्री एक तरफ नरेंद्र मोदी है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन? तो उनका बाद में देखा जाएगा, तय कर लेंगे। और बाद में जब देखने की बात आती है तो सामने के गठबंधन के नेताओं को देखते हैं तो लगता कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसमें से निकलेगा क्या? 96 में 96 में भी हुआ था। वो भानुमति का कुनबा आपको बताते हैं कि 40 लोग आपके साथ हैं, तो कुनबा तो आपका भी भानुमति का। हमारे पास नेता नरेंद्र मोदी है जो सबको जोड़ के रखते हैं। उनके पास कौन? जवाब तो दें। किसी को नेता मानने को कोई तैयार है क्या? बिना दूल्हे की बारात है, शादी की तारीख आ गई, बाराती इकट्ठे हो गए, शहनाइयां बज रही है, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, घोड़ी आ गई, लेकिन घोड़ी पे बैठने वाला दूल्हा कौन, झगड़ा इसी में चल रहा है। और डर ये है कि कहीं ज्यादा लोग घोड़ी पे बैठ गए तो दुल्हन के द्वार तक घोड़ी पहुंचेगी कि रास्ते में ही रह जाएगी, इसका ठिकाना नहीं। ये बिना दूल्हे की बारात कहां पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? और ये इकट्ठे भी हो रहे हैं तो सिद्धांतों के कारण इकट्ठे नहीं हो रहे, विचारों के कारण इकट्ठे नहीं हो रहे, नीतियों के कारण इकट्ठे नहीं हो रहे। मुझे बचपन का एक दृश्य याद आता है। नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव है, भयानक बाढ़ आई नर्मदा जी में। गांव के एक पंडित जी थे, मंदिर थोड़ा दूर था। उनसे शाम को कहा कि आप निकल आए, बाढ़ में बह जाएंगे। वो माने नहीं। अंततः बाढ़ ज्यादा आई तो उनकी पत्नी और बेटी तो बह गई, लेकिन एक पेड़ की डाल पकड़ के वो बीच पानी में रात भर पेड़ पे बैठे रहे। सवेरे कुछ नौजवान गए पंडित जी को बचाने, धोती हिला के उन्होंने इशारा किया, लेकिन जब पेड़ के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। अकेले पंडित जी पेड़ पर नहीं थे। पेड़ की एक डाल पर सांप लिपटा हुआ था, एक डाल पर बंदर बैठा था, बिच्छू भी वहां था, चींटे चिटी भी थे, अनेकों प्रकार के जीव जंतु थे। लेकिन ना तो सांप फुफकार रहा था, ना बंदर किटकिटा रहा था, ना पंडित जी किसी को मार रहे थे, क्योंकि नीचे नर्मदा की बाढ़ का पानी था। खतरा था कि जरा गड़बड़ की तो सारे के सारे मारे जाएंगे, इसलिए अपनी अपनी डाल पे चिपक चिपक के सब बैठे थे। नरेंद्र मोदी के समर्थन की बाढ़ आई है, इसलिए एक पेड़ पे सब चिपके बैठे हैं। बुआ बबुआ साथ है, दीदी साथ है, बाबू साथ है, मारे जाएंगे, इसलिए इकट्ठे हैं। ये काय का गठबंधन है? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवराज जी आपको। और मैं तो चाहूंगा कि अगर एनडीए की सरकार वापस आती है तो फिर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया। जिम्मेदारी कोई भी हो, मैं बड़ी समझता हूं और उसको ढंग से निभाने की कोशिश करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एबीपी को भी बहुत धन्यवाद।